फ्रेंड्स, आज का टॉपिक करेंट डिवाइडर रूल या इसी को हम लोग करेंट डिवीजन रूल या इसे शॉर्ट फॉर्म में CDR कहते हैं। तो फ्रेंड्स, करेंट डिवीजन रूल कहाँ पे अप्लाई करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक नोट आपको दिख रहा है कि करेंट हमेशा समांतर ब्रांच या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे रजिस्टर में ही डिवाइड होता है, लेकिन सीरीज ब्रांच में समान होता है। थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पे एक सर्किट आपको दिख रहा होगा, एक सीरीज सर्किट आपको दिख रहा है। यहाँ पे R1 R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी से जो भी करंट आएगा वो इन दोनों में समान रूप से फ्लो होगा। इस पूरे सर्किट में एक समान करंट फ्लो होगी। इसे ही हम लोग सीरीज कहते हैं, सीरीज सर्किट कहते हैं। और सीरीज सर्किट में करंट डिवाइड नहीं होता है। तो देखते हैं कि करंट डिवाइड कहाँ होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि करंट हमेशा समांतर सर्किट में ही डिवाइड होगा। या आप यहाँ पे इस सर्किट में देख सकते हैं एक बैटरी लगी हुई है, 20 वोल्ट की सप्लाई कर रही है। यहाँ से टोटल करंट I निकल रहा है और इस सर्किट में ये एक जंक्शन है। इस जंक्शन पे जैसे ही करंट पहुँचती है, यहाँ पे चूँकि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, दोनों पथ में ये जो करंट है डिवाइड हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इस ब्रांच में R1 ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रही है और R2 ये जो R2 रेजिस्टेंस है, इस R2 में करंट I2 फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट हमेशा समांतर पथ में ही डिवाइड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। एक बात और भी आप जानते हैं फ्रेंड्स कि समांतर सर्किट में ये जो समांतर में जो वोल्टेज है, जैसे सपोज करें कि इस ब्रांच में वोल्टेज V1 है, इस ब्रांच में V2 है। क्योंकि ये सर्किट दोनों पैरेलल में है तो इसका जो वोल्टेज है इस वोल्टेज के बराबर होगा और इसका भी वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि V = V1 = V2, क्योंकि ये समांतर में है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगर इस सर्किट को, ये जो पूरा सर्किट है, यानी यहाँ से चल के ये सर्किट पूरा जो कंप्लीट हो रहा है, इस सर्किट में अगर हमको वोल्टेज बराबर अगर ओम्स लॉ के अनुसार लिखना हो तो हम लोग इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो है समांतर पथ में, इसका R इक्विवेलेंट ज्ञात कर लें तो हम लोग V = ये जो I है, I × R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अनुसार। V = I × R इक्विवेलेंट। अब देखते हैं कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर समांतर में दो रेजिस्टेंस लगे हों तो उनका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको इस तरीके से फार्मूला लिखना पड़ता है। R इक्विवेलेंट = R1 × R2 / R1 + R2। ये R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम लोग एक बात ध्यान से समझना है हमको कि इस ब्रांच में अगर हम लोग वोल्टेज देखें V1, तो ओम्स लॉ के अनुसार V1 = I1 × R1 होगा। और फ्रेंड्स, अगर इस ब्रांच में इसी समीकरण से आप देख सकते हैं, अगर I1 निकालना हो तो I1 = V1 / R1 लिख सकते हैं। एक बात फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये भी जो इनपुट V है ये V1 के बराबर होता है। तो हम चाहे V1 लिखें चाहे ये V लिखें, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग V1 की जगह हम लोग कैपिटल ये जो V है, इनपुट वाला V है, इसको लिखते हैं। तो V1 की जगह पे हम लोग I × R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसके अपान में R1 लिख सकते हैं। इसको जब आप हल करेंगे तो I × R इक्विवेलेंट का मान यहाँ पे आप देख लीजिए, ये R इक्विवेलेंट का मान है। R इक्विवेलेंट = R1 × R2 / R1 + R2। इस मान को हम लोग R इक्विवेलेंट की जगह रख देते हैं। तो जब R इक्विवेलेंट की जगह पे इस मान को रखेंगे तो I यानी टोटल करंट पूरे नेटवर्क का
इंटू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 और सभी के बटे में R1। इसको हल करेंगे तो R1 से R1 कट जाएगा और ये फार्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा, I1 इक्वल टू टोटल करेंट इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। इसी प्रकार से हम लोग I2 भी ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूला के अनुसार। I2 इस ब्रांच पे करंट अगर निकालना होगा तो I2 इक्वल टू I इंटू R1 अपान R1 प्लस R2। ये आप बुक में भी देखे होंगे, ये ट्रिक आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, यानी जिस ब्रांच में हमको करंट ज्ञात करना है उसके बगल वाला रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे इस ब्रांच में अगर I1 ज्ञात करना है तो I1 इक्वल टू I इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 और इसी तरीके से इस ब्रांच में अगर I2 ज्ञात करना है तो I2 इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। यानी कि जिस ब्रांच में करंट हमको ज्ञात करना है उसके बगल वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिखते हैं और अपान में इन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस का योग लिखते हैं और इनटू टोटल करंट लिखते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो हम हर ब्रांच में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4, यहाँ पे डॉट डॉट करके आप बहुत सारे रेजिस्टेंस मान लीजिए जाए Rn जोड़ दिया आप लोगों ने, तो हर ब्रांच में करंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि पिछले नियम में 2 से अधिक रेजिस्टेंस होने पर करंट डिवीजन रूल लगाना थोड़ा मुश्किल था, तो हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग कैसे CDR को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम लोग ओम्स लॉ पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है किसी चालक के क्रॉस अप्लाई वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। V को कुछ हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू R, या I इक्वल टू V बाई R, या इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 बाई R इंटू V। और 1 बाई R इक्वल टू होता है G यानी कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूँकि 1 बाई R इक्वल टू G होता है यानी कंडक्टेंस यानी चालकता होता है, तो इस I को कुछ हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू G इंटू V लिख सकते हैं। और ओम्स लॉ ये भी कहता है कि किसी सर्किट में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होता है, तो I प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग I इक्वल टू G इंटू V लिख सकते हैं, चाहे आप इस प्रकार से समझें चाहे इस प्रकार समझें। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये सर्किट है तो इस सर्किट में अगर हमको I इक्वल टू लिखना हुआ कंडक्टेंस के फॉर्म में, तो हम लोग इस सर्किट का सबसे पहले क्या करेंगे, इस नेटवर्क जो दिया हुआ, जो सर्किट दिया हुआ, सबसे पहले इसका कंडक्टेंस निकालेंगे, टोटल कंडक्टेंस। तो I इक्वल टू GT इंटू V लिख सकते हैं। एक बात आपको और भी ध्यान देना है कि इस ब्रांच का अगर I1 ज्ञात करना हो कंडक्टेंस के फॉर्म में, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि I1 इक्वल टू G1 इंटू V1, ये भी लिख सकते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि V इक्वल टू I अपान GT लिख सकते हैं। बस हम लोगों ने इस फार्मूले को इस तरीके से लिख दिया, बस और कुछ किया नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से हम लोग I1 इक्वल टू G1 इंटू V1 लिख सकते हैं, यानी इस ब्रांच में करेंट का मान उस ब्रांच के कंडक्टेंस व उस ब्रांच में जो वोल्टेज है उसके बराबर होगा। अब चूंकि आप लोग ये भी जानते हैं इस सर्किट, चूंकि ये समांतर सर्किट है, तो समांतर सर्किट में वोल्टेज का मान हर जगह समान होगा। तो चाहे हम लोग V1 इक्वल टू V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि I1 इक्वल टू G1 इंटू V1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि G1 तो वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर V1 की जगह V लिख सकते हैं और V इक्वल टू I अपान GT होता है।
तो यहाँ पे हम लोग V1 की जगह पे I/GT लिख दिया गया। तो इस समीकरण को कुछ इस तरह का लिख सकते हैं हम लोग I इंटू G1/GT। यानी प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि I1 इक्वल टू टोटल करेंट इनटू जिस ब्रांच में करंट ज्ञात करना है उस ब्रांच का कंडक्टेंस बटे उस पूरे होल नेटवर्क का कंडक्टेंस का योग। इसी प्रकार से I2 इक्वल टू G2 इंटू टोटल करेंट बटे उस पूरे होल नेटवर्क का कंडक्टेंस का योग। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I इंटू G2/GT, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि I2 इक्वल टू I इंटू G2/GT। GT क्या है? उस पूरे होल नेटवर्क का जो कंडक्टेंस है उसका योग है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यदि आप नंबर ऑफ सर्किट और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों, मान लिया जाए कि ये आखिरी रेजिस्टेंस Rn है और इस रेजिस्टेंस में अगर करंट हमको ज्ञात करना है तो इस ब्रांच में करंट In फ्लो हो रही है, तो In इक्वल टू पूरे नेटवर्क का टोटल करंट I इंटू nवें रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस बटे इस पूरे होल नेटवर्क का कंडक्टेंस का योग। इस प्रकार से हम लोग कितना भी जटिल नेटवर्क हो, किसी लीनियर नेटवर्क के लिए हम लोग किसी भी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते। हो सकता है आपको एक समस्या आ रहा होगा कि कंडक्टेंस कैसे निकालें। तो आप जानते हैं कि हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए ये फार्मूला अपनाते हैं। बहुत सारे अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो 1/RN। यानी सभी रेजिस्टेंसों को इस प्रकार से हम लोग जोड़ दें तो ये 1/RT निकल जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि 1/RT यानी रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, तो इसको हम लोग GT लिख सकते हैं, इसको हम लोग G1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग G2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग G3 लिख सकते हैं, और इस nवें रेजिस्टेंस को हम लोग Gn लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग GT निकाल लेंगे और इस प्रकार से एक बहुत ही समझदारी से हम लोगों ने इस सर्किट को हल किया, और कितने भी ब्रांच में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हो हम लोग करंट बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये CDR समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अंत में इस ट्रिक को थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे I1 इक्वल टू I इंटू R2/R1 प्लस R2, यानी जिस ब्रांच में करंट ज्ञात करना है उसके बगल वाले रेजिस्टेंस को ऊपर और उन दोनों रेजिस्टेंस के योग को बटे में लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर R2 ब्रांच में ज्ञात करना है तो I2 अगर ज्ञात करना है तो I इंटू R1/R1 प्लस R2 इस प्रकार से लिख देंगे। पर यदि बहुत सारा नेटवर्क होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस के फॉर्म में अगर हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको ये हल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I1 इंटू G1/GT, I2 इक्वल टू I इंटू G2/GT, और IN अगर निकालना हुआ यानी nवें रेजिस्टेंस पे अगर करंट निकालना हुआ तो IN और उस nवें रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस बटे टोटल कंडक्टेंस का योग इंटू टोटल करंट। आशा करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतना समय मेरे साथ देते हैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।